छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्री सामान्य अध्ययन से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 39वीं क्लास है ये। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सामान्य अध्ययन का इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। पहले देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। देखिए, नंबर 1, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1 के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अतः कथन जो पहला है वो गलत है। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, तो ये कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन देखिए, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। इसमें देखो, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं। कितनी हैं? कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यौरों का वर्णन है। अतः ये तीसरा कथन जो बिल्कुल सत्य है। नंबर 4, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। इसके लिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विधित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा इस प्रकार पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वह न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा। अतः जो चौथा कथन है बिल्कुल सत्य है। तीसरा और चौथा सत्य है। फिर कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो तीसरा और चौथा कथन सत्य है। अतः हमारा आंसर कौन सा होगा? विकल्प सी, केवल 3 और 4 बिल्कुल सही होना चाहिए है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए ध्यान से। दूसरे में है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूर्व स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो देखिए, भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यीकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खे के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन है ये, है ना, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 के कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। इसलिए हमारा जो कथन एक है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखिए, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम पर किया जाता है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर नहीं बल्कि कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 और खान एवं खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 के तहत कोयले की बिक्री हेतु खानों ब्लॉकों की नीलामी के आधार पर किया जाता है। तो हमारा दूसरा कथन बिल्कुल गलत हुआ। अगला, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। दूसरा और तीसरा भी कथन गलत है ये, क्योंकि भारत कोयला उत्पादन में वृद्धि के बावजूद अभी भी इसमें आत्मनिर्भर नहीं हो सका है और उसे अपनी घरेलू कोयला मांग के लगभग 25% की आपूर्ति आयात से करनी पड़ती है। तो हमारा आंसर केवल पहले वाला सही था, पहला कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, ये सही है पहला। तो उत्तर आएगा केवल एक, ए विकल्प सही है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्हरता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम ने अब तक कुल 5 बार 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्हरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार जो प्रश्न में दे रखे हैं कथन, उनमें से पहला सही है और उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया, सही है। कब कब संशोधित किया गया ये? तो 1993, 1999, 2000,
2006, 2013, 1, 2, 3, 4, 5 बार, ये भी सही है। तीसरा, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया नहीं, ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये आएगा विकल्प 1 और 2। पहले वाला कथन विकल्प सही है, 1 और 2, दो कथन सही है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे हमारे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसका अगला भाग जल्दी लेकर आने वाले हैं, बने रहें।